बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम असाइल ग्लिसरॉल के बारे में स्टडी करेंगे। ये असाइल ग्लिसरॉल ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 2 में से। तो ये अक्सर ही बार एग्ज़ाम में आता है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। असाइल ग्लिसरॉल ये कॉम्बिनेशन होता है एसिड का, और एसिड के साथ अल्कोहल का ये कॉम्बिनेशन होता है। दो चीज़ें हैं, एक एसिड है और दूसरा अल्कोहल है। तो ये दो चीज़ें मिल जाएं तो फिर जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा वो है असाइल ग्लिसरॉल। ये दो चीज़ों से मिलने से बन रहा है, एक एसिड और दूसरा अल्कोहल। अब असाइल ग्लिसरॉल जो है ये हम किसे कहते हैं, ये एक कंपाउंड को कहते हैं जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से बन रहा है। अब ग्लिसरॉल क्या चीज़ है, ये 3 कार्बन वाली अल्कोहल को ही कहते हैं ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड जो है ये एक एसिड है, और ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बन रहा है वो है असाइल ग्लिसरॉल। अब अगर हम देखें मोस्ट वाइडली स्प्रेड जो असाइल ग्लिसरॉल है वो कौन सा है, तो वो है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, या जिसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, या जिसको न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। तो इसके ये दो नाम हैं, यानी इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। तो ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल इसको क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं असाइल मीन यहाँ पे एसिड है और ग्लिसरॉल मीन यहाँ पे अल्कोहल है, 3 कार्बन वाली। तो ट्राई असाइल से मुराद कि एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ 3 एसिड जुड़े होंगे, 3 फैटी एसिड जुड़े होंगे, ठीक है। जिस वजह से फिर ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है ये बनता है। अब हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारे पास जो है ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में आपको, क्योंकि ये अल्कोहल है और आपको अल्कोहलिक ग्रुप जो है ये नज़र आएंगे, तो आप बाकायदा तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये यहाँ पे OH आपको नज़र आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे आपको OH नज़र आ रहा है, ये OH। तो आपको यहाँ पे ग्लिसरॉल के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप नज़र आते हैं। और इसी तरह एसिड के अंदर देखें, एसिड में से इधर से आपको H आता है, फिर ये जो दूसरा फैटी एसिड है इसमें से भी H आएगा, तीसरा फैटी एसिड इसमें से भी H आता है। तो इस तरह से एक तरफ से OH आ रहा है, दूसरी तरफ से H आता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो चूंकि 3 एसिड जो हैं वो जुड़े हैं, 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हैं, तो इसलिए 3 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, और ये वो रिजल्टिंग कंपाउंड बना है जिसको हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। क्यों बोल रहे हैं इसको ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड जो हैं वो अटैच हुए हैं, और ये जो लिंक फिर क्रिएट हुआ है वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने से, ये लिंक जो है ये एस्टर बॉन्ड लिंक हैं, ठीक है। इनको हम एस्टर बॉन्ड्स कहते हैं। अब केमिकली किस तरह हम डिफाइन करेंगे असाइल ग्लिसरॉल को, हम कहते हैं कि जो असाइल ग्लिसरॉल होते हैं कैन बी डिफाइंड एज एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो ये दो चीज़ों के एस्टर का नाम है, यानी दो चीज़ों के दरमियान में एस्टर बॉन्ड के बन जाने का नाम है असाइल ग्लिसरॉल। एक तो ये जो फैटी एसिड है, और दूसरे कौन सी चीज़ है, अल्कोहल है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्लिसरॉल है और ये 3 साथ में फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, और इनके दरमियान में ये जो लिंक बने हैं, जो बॉन्ड बने हैं, वो एस्टर बॉन्ड है। एस्टर बॉन्ड को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एन एस्टर बॉन्ड इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एन एसिड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। तो जो एस्टर बॉन्ड होता है ये केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है, कि जब एक अल्कोहल रिएक्ट करती है एसिड के साथ और फिर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो, तो फिर जो बॉन्ड बनेगा वो है एस्टर बॉन्ड। ये ऊपर आपने स्ट्रक्चर में देख लिया है।
उसके बाद अगर हम ये देखें कि ये जो OH ग्रुप है, वही बातें हैं जो हमने पहले देख ली हैं कि जो OH ग्रुप है, बेस और बॉन्ड बनता है, तो OH ग्रुप हमेशा ही किधर से आता है? अल्कोहल से आता है। क्योंकि अल्कोहल जो होती है उसमें OH ग्रुप होता है, तो इसलिए उधर से ये आएगा। और इसी तरह जो एसिड होता है हमेशा ही ये आपको पता है कि ये जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये हाइड्रोजन आयन देता है। तो हाइड्रोजन जो है ये एसिड से आएगा। तो एक तरफ से हाइड्रोजन आ रहा है, दूसरी तरफ से OH आ रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फिर रिलीज होता है जब एक एस्टर बॉन्ड बनता है। फैटी एसिड जो होते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, न्यूट्रल लिपिड, इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, जो अहम जुज़ है, वो है फैटी एसिड। ठीक है, यानी फैटी एसिड ना हो तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल नहीं बन सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बन सकते हैं। ठीक है, फैटी एसिड इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें ये जो फैटी एसिड्स हैं, इनके बारे में मज़ीद देखते हैं कि इनमें कार्बन कितने होते हैं। इनमें नंबर ऑफ़ कार्बन जो है ये इवन नंबर में होंगे, जुफ्त नंबर में होंगे, और 2 से लेकर 30 तक जो है ये हो सकते हैं एक फैटी एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर। और ये एक स्ट्रेट चेन के अंदर जो है इसमें हाइड्रोजन साथ में अटैच होंगे और एसिडिक ग्रुप भी कोई ना कोई होगा, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ होता है। तो इसका फार्मूला अगर फैटी एसिड का देखें तो ये होगा, यानी ये R है और उसके साथ क्या है, ये एसिडिक ग्रुप है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, आर से मुराद यहाँ पे ये है कि कार्बन की चेन होगी, एक लंबी चेन ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और उन कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है ये अटैच होंगे ऐसे करके। ठीक है, तो और इस तरह से फिर ये जो है ये मतलब ये एक चेन आपको नज़र आएगी जिसमें हर कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। और फिर ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल बनता है। फैटी एसिड का मॉलिक्यूल आपने देख लिया, उसका स्ट्रक्चर देखा कि उसमें एक तो कार्बन की चेन है, कार्बन कितने हैं, 2 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। और दूसरा, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और साथ में फिर ये कोई एसिडिक ग्रुप भी मौजूद होता है, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये मौजूद है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ फैटी एसिड को देखेंगे कि फैटी एसिड की टाइप्स क्या होती हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये ऐसे फैटी एसिड हैं जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे ब्यूटारिक एसिड है। इसी तरह कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं, ये वो है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं और इसमें अप टू 6 डबल बॉन्ड जो है ये हो सकते हैं, जैसे ओलिक एसिड जो है ये इसकी एग्जांपल है। अगर हम एनिमल के अंदर देखें तो जो फैटी एसिड होते हैं वो स्ट्रेट चेन फैटी एसिड होते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो उनके अंदर जो फैटी एसिड होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर वाले फैटी एसिड होते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करेंगे। तो अगर फैटी एसिड की सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं तो ये पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि ये नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर ही हल होंगे। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं, यानी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, उनके अंदर फैटी एसिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज़ ऑफ कार्बन। तो जितना कार्बन का नंबर बढ़ेगा, कार्बन एटम इंक्रीज़ करेंगे चेन में, उतनी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो इसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कार्बन के नंबर के, कि अगर जो है वो कार्बन का नंबर बढ़ेगा चेन के अंदर तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन थोड़े होंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना थोड़ा होगा फैटी एसिड का, जितना कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा।
मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं वो नुक्ता जिसके ऊपर क्या करेगा, ये फैटी एसिड जो है ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम पामटिक एसिड को देखें जिसमें 16 कार्बन है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है कि किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, दैन ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड जो है इसमें सिर्फ 4 कार्बन है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है इसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जबकि जो पामटिक एसिड है ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रखता है। वजह ये है कि इसमें कार्बन ज़्यादा है। ऊपर हमने यही पढ़ा कि कार्बन का नंबर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें पामटिक एसिड का, तो वो इसका ये है 63.1 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर हम ब्यूटारिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो -8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यानी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है अगर नंबर ऑफ़ कार्बन चेन के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो वाले लिपिड जो अपने अंदर कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होंगे। ठीक है, ऐसे लिपिड्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रखते हैं, यानी जिनमें आपको डबल बॉन्ड देखने में नज़र आते हैं, ठीक है, वो लिक्विड होंगे और इनको हम ऑयल्स कहते हैं, यानी ऐसे लिपिड को हम क्या कहते हैं, ऑयल्स कहते हैं। जबकि वो वाले लिपिड जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड रखते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड वाले फैटी एसिड रखते हैं, तो वो सॉलिड होते हैं और इनको हम फैट कहते हैं। एनिमल लिपिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये आपने बात याद रखनी है कि एनिमल के अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होंगे, यानी उनको हम फैट कहते हैं। वेयर एज द मोस्ट ऑफ प्लांट लिपिड आर लिक्विड, जबकि प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो लिपिड्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होंगे, वो लिक्विड होंगे। जैसे कि आप कोई भी ऑयल को देख लें, कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, तो वो तमाम क्या हैं, वो लिक्विड फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। और लास्ट पे हम ये देख लेते हैं कि ये जो इनका वेट क्या होता है। अगर हम फैट की बात करें, ऑयल्स की बात करें, तो ये क्या होते हैं, ये लाइटर इन वेट होते हैं देन वाटर, यानी ये पानी से हल्के होंगे। ठीक है, और पानी के ऊपर आपको फ्लोट करते हुए नज़र आएंगे ये ऑयल्स वगैरह और फैट वगैरह। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, इनको क्रिस्टलाइन नहीं किया जा सकता, इनकी क्रिस्टल्स नहीं बनाई जा सकती, जमाया नहीं जा सकता इनको। बट सम कैन बी क्रिस्टलाइज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, लेकिन कुछ को अंडर स्पेसिफिक कंडीशन क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। जी तो बेटा ये हमने आज असाइल ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ा, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।